एम्बिशन लाइब्रेरी डिबेट में आपका स्वागत है। और हम सभी टॉपिक चर्चा कर रहे थे, हिस्ट्री का टॉपिक है। उससे पहले मैं कुछ एक लाइन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उस लाइन के साथ मैं इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूँ। इस डिबेट सेशन में आप सबों का हार्दिक दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। एक दिन ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। इसलिए हमें हौसला के साथ आगे बढ़ना है, पढ़ना है और जो नया मुकाम को हासिल करना है। तो हमने टॉपिक के साथ किया है हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और इसमें हमारा टॉपिक जो है अभी जो है वो है क्या, सिक्के और मुहरे। क्या है? सिक्के और मुहरे। देखिए, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अभिलेखों का एपी होता है, ई होता है, ई से सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को पंचमार्क तथा आहत सिक्के कहा जाता था, जो अधिकांशतः चांदी तथा तांबे से निर्मित होते थे। देखिए, भारत का जो प्राचीनतम सिक्का है इसको पंचमार्क या आहत कहा जाता था, जो अधिकांशतः क्या है, चांदी और तांबे से निर्मित होते थे। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्कों को जारी करने का श्रेय जो है हिंदी यवन शासकों को दिया जाता है। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्कों को जारी करने का श्रेय हिंदी यवन शासकों को दिया जाता है। इन सिक्कों से 40 से अधिक शासकों के बारे में पता चलता है, जिन्होंने भारत में अनेक स्थानों पर शासन किया था। देखिए, पहले जो सिक्का सब जो मिला था, समझे, कोई सिक्का सब जो मिला था उस सिक्का सब के माध्यम से पता चलता था ये शासक इस तरह का था या ये शासक इसने ये करवाया था। तो एक सिक्का ही एक क्या था, स्रोत था, ऐतिहासिक स्रोत बन के उभरा था सिक्का। ये शासक हुए तो इस ये सिक्का चलाया, कोई शीशा का सिक्का चलाया, कोई चांदी का चलाया, कोई सोना का चलाया, सबका अलग अलग था। लेकिन पूछता है क्वेश्चन आपको बार बार कि भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्का को जारी करने का श्रेय जाता है हिंद यवन शासकों को दिया जाता है। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बनाए गए। सर्वाधिक सिक्के कब बनाए गए? मौर्योत्तर काल में बनाए गए। तथा शीशे के बने सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम सातवाहनों द्वारा किया गया था। मतलब पहली बार सातवाहन वंश के द्वारा ही शीशे के सिक्कों का प्रयोग किया गया। आप सभी को बता दूं कि शीशे के सिक्कों का जो प्रयोग जो है कुषाण वंश ने भी किया था, लेकिन शीशे के बने सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? सातवाहन वंश द्वारा किया गया था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन रहा? देखिए, सर्वप्रथम या सिमुक था। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवनों ने किया था। सर्वप्रथम लेख लिखकर सिक्कों लिखने का कार्य किसने किया था? यवन ने किया था। अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत के व्यापारिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। मुहरों के द्वारा भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। मतलब मोहर से जो भी क्या हुआ प्राप्त हुआ, हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ था।
देखिए, अब हमारा टॉपिक है, अब हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने से पहले पूछ लेते हैं आप लोग से। पहला क्वेश्चन ये है कि स्वर्ण सिक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा जला गया था? हिंद यवन शासकों द्वारा जला गया था। सर्वप्रथम शीशों का प्रयोग, शीशों के सिक्कों का प्रयोग किसने किया था? सातवाहनों के द्वारा। सातवाहनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हमारा है स्मारक और भवन। स्मारक और भवनों के माध्यम से उस काल के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रुचियों एवं स्थितियों को पता चला। स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह का महल हमें देखने को मिलेगा पुराना वाला, या भवन मिलेगा, जो स्मारक मिलेगा, उसी से इतिहासकार क्या है, एक जोड़ के एक इतिहास को बनाया है, उस इतिहास की कल्पना की है। इतिहासकार बिना कल्पना किए हुए इसी तरह इतिहास नहीं बनाया। इतिहास के बारे में उससे पता किया कि इस तरह का भवन है, इस तरह का राजमहल है, इस तरह का नक्शा तैयार देखा कि इस तरह का वहाँ जीवन व्यतीत करता होगा, इस तरह का शासन व्यवस्था था, उस पर कल्पना करके वो उस किताब को लिखा है। ठीक है ना। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिरों से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, अभी भी हमारा उत्तर भारत का जो मंदिर है नागर शैली में है। हम लोग का मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में है। मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में है। मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में है, और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित। दक्षिण द्रविड़। हाँ, देखिए, भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर निर्मित बोरोबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया में निर्मित अंकोर वाट मंदिर उल्लेखनीय है। भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर निर्मित बोरोबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया में निर्मित अंकोर वाट मंदिर क्या है? उल्लेखनीय है। क्या है? उल्लेखनीय है। देखिए, विदेशी विवरण। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण में हमें भारतीय इतिहास को जानने में पर्याप्त सहायता मिलती है। अब क्या है, हो गया कि विदेशी कुछ यात्री आए, और विदेशी यात्री जो यहाँ पे आए भारत में, तो वो भारत में घूमने के साथ साथ यहाँ के संस्कृति व्यवस्था को भी जानने का प्रयास किया, उसके बारे में कुछ भारत के बारे में लिखे थे। ठीक है ना। यूनानी और रोमन पहले बात कर लेते हैं। प्राचीन यूनानी लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस का नाम प्रसिद्ध है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। इसकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में भारत एवं अरब के संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। मतलब पूछता है क्वेश्चन आपको, इतिहास के पिता जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस ने क्या लिखी है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है, और हिस्टोरिका पुस्तक में जो है वो भारत और अरब के संबंधों पर क्या डाला है? प्रकाश डाला है। सिकंदर के पश्चात 3 यूनानी लेखक हुए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, डायमेकस तथा डायोनीसियस जो कहाँ थे? दोनों बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनकर आए, तो भारत के बारे में विशद वर्णन किया। अब पूछता है क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में आए। डायमेकस और डायनोसियस के दरबार में? हिंदुस्तान के दरबार में आए थे। ठीक है ना। और वे किसके राजदूत थे? किसके राजदूत? सेल्यूकस निकटर राजदूत थे। हाँ, सेल्यूकस निकटर राजदूत थे ये दोनों, मेगास्थनी और डायमेकस, तीनों, है ना। देखिए, प्राक ऐतिहासिक का अध्ययन। इसके बाद यहाँ आपको आ जाइए, उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे है आपको मेगास्थनीज कृत इंडिका से मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब इंडिका का रचना किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। और मेगास्थनीज जो रचना किया है किसका? इंडिका का। उससे हमें मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और आपको अर्थशास्त्र के कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखे हैं वो भी मौर्यकालीन समाज में ही राजनीतिक पहलू को दर्शाता है। राजनीतिक शास्त्र है अर्थशास्त्र। हाँ, पॉलिटिकल के बारे में बताता है। इसी क्रम में प्लिनी द्वारा लिखित नेचुरल हिस्ट्री, टॉलनी द्वारा लिखित जियोग्राफी तथा किसी अज्ञात द्वारा लिखित पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, मतलब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन का कोई लेखक जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है इतिहास को। चीनी यात्रियों के विवरण में देखिए, चीनी यात्री बौद्ध मतायुनी थे। वे भारत में बौद्ध धर्म के विषय में
जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आए थे। चीनी यात्री बौद्ध बतायुनी मतलब क्या हुआ, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। वे भारत में बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। पूछता है क्वेश्चन कि किसके कौन से राजा के दरबार में भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? फाहियान थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और इसके दरबार लिखी हुई क्या थी पुस्तक? ठीक है ना? सीयूकी हो गया ह्वेनसांग का। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? फुयुकी है, ठीक है ना? ह्वेनसांग एक प्रमुख चीनी यात्री थे जो 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? सीयूकी था। ह्वेनसांग सीयूकी और फाहियान फुयुकी। अब पूछता है क्वेश्चन कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन दरबार में। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ठीक है ना? 7वीं सदी के अंत में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? इत्सिंग थे। कौन थे? इत्सिंग थे। 7वीं सदी के अंत में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? इत्सिंग थे। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। आप स्टेट पास किए? स्टेट पास किए इस बार? पेपर 2 हो गया ना? फिजिक्स से ऑनर्स सुना है आपका? याद हमको आ गया। हम यहाँ यही सोच रहे थे कि बैठे कि क्या करें। डिबेट में आइए, स्वागत है आपका। स्वागत तो है, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं ना दिमाग घूम जाता है। कितना से पढ़ते हैं? आज हम अबे के घर से वहाँ काम चल रहा था तो वहीं जाते थे, तो आए हैं आज बैठे तो नींदे लग गया जब खोले तो। नहीं ठीक है पढ़िए, देखते हैं आज नहीं रहेंगे। ठीक। 7वीं सदी के अंत में भारत आने वाले चीनी यात्री इत्सिंग था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। पूछता है क्वेश्चन कि भारत आने वाले कौन ऐसे चीनी यात्री थे जिन्होंने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का अपने यात्रा वृत्तांत में विवरण किया है? इत्सिंग थे। 7वीं सदी के अंत में भारत आने वाले चीनी यात्री इत्सिंग थे। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। देखिए अरब यात्रियों के विवरण। अरब यात्रियों में सर्वप्रथम अल-ब्रूनी था, जो 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया। पूछता है क्वेश्चन, अल-ब्रूनी कौन सा शासक के साथ आया था? वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। कब? 11वीं सदी में। अल-ब्रूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखित पुस्तक तहकीक-ए-हिंद आज भी पूर्व मध्यकालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत बनी हुई है। देखिए अल-ब्रूनी जो है ना, अल-ब्रूनी जो है आपको अरबी भाषा में लिखित तहकीक-ए-हिंद आज भी जो लिखा था, वो अल-ब्रूनी के बारे में हम लोग सीटेट में भी पढ़े होंगे। अल-ब्रूनी जो लिखा था वो आपको कितना कैसा जल निकासी है, कैसा नहर व्यवस्था है, सब के बारे में अल-ब्रूनी बताया था अपने पुस्तक के माध्यम से। अल-ब्रूनी भारत में इस तरह का नल का व्यवस्था है, इस तरह की सिंचाई, इस तरह का ये है, सब सारा बात बताया था, है ना? हो अल-ब्रूनी के अतिरिक्त अरबी लेखकों में सुलेमान, फरिश्ता, हसन निजाम, अल-बिलादुरी, इब्न बतूता का नाम उल्लेखनीय है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रेहला सर्वप्रमुख है, जिससे 14वीं शताब्दी के भारत के विषय में विवरण प्राप्त होती है। अब हमें बता दीजिए एक बार आप लोग गौर से, इत्सिंग कब आया था? 7वीं सदी के अंत में आया था। हाँ। अल-ब्रूनी 11वीं सदी में उसके साथ, मोहम्मद गजनबी के साथ। उसके बाद क्या कहते हैं, इब्न बतूता एमबीटी के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के साथ आया था। एमबीटी रेहला पुस्तक लिखा कब? 14वीं शताब्दी में। हाँ सही बात है। अब बोलिए कौन ऐसे चीनी यात्री थे जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किया था? 7वीं सदी के अंत में आया था सही बात चीनी है। यात्री।
देखिए सब तरह से क्वेश्चन बना लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो। थोड़ा पूछने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पूछ तो लेते हैं, पूछने के लिए पूछेंगे तो दक्षिणा देना पड़ेगा। नहीं तो दोबारा वीडियो देखेंगे। हाँ तो क्या देखना क्या इससे पता चलेगा कितना बार खत्म होगा अगर रेगुलर। प्रागैतिहासिक काल देखिए वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल जो है आपको वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना होते हैं, नहीं होते हैं, बल्कि जिसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही उपलब्ध होती है, क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, बल्कि जिसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही उपलब्ध होती है, उसे क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। काल कहते हैं। इस काल से पत्थर निर्मित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे 3 भागों में मतलब पाषाण काल को ही 3 भागों में बांट दिया गया। पुरापाषाण काल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो निम्न पुरापाषाण काल और देखिए पुरापाषाण काल फिर बट गया कितने 3 भाग में। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल, है ना। या इसको नवपाषाण काल बोलते हैं, नवपाषाण काल। प्रागैतिक इतिहास का प्रागैतिक का मतलब पुरातात्व का जनक कौन है? प्रागैतिहासिक काल का जनक सर बताएंगे राहुल सर अच्छा क्वेश्चन है। और रोहित सर बताएंगे। हम तो बताइए ना करेंगे लास्ट में। बताइए सर, वेट हो बता रहा दीजिए है। ध्यान में। रॉबर्ट ब्रूस फुट। हाँ रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट देखिए शायद हमें किताब लिखा होगा, देखिए 1863 कहीं लिखे हो। रॉबर्ट ब्रूस रॉबर्ट ब्रूस फुट, हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ देखिए, देखो किताब लिखा क्या हुआ। बोलिए डेट टाइम मई 1863 में 30 मई 1863। देखो मैं क्वेश्चन बढ़िया था ना। ई भाग ले वर्ल्ड में आ ओकर बाद तोरा भारतीय कौन है? ये वर्ल्ड हो गया। वोट पाते रखा था बनर्जी ना, अलेक्जेंडर कनिंघम 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 एलेक्जेंडर कनिंघम। इसका रॉबर्ट डेट ब्रूस टाइम फुट के बारे में लिखे थे, लिखे थे ना वो डेट टाइम इसका भी है कनिंघम का भी है। हम लिखे हुए हैं किताब में, किताब पढ़ते तो हम तो आपको सही बात। रिपीट कर दें। चलिए नहीं चलिए इसके लिए तो देखिए रोहित सर को भी धन्यवाद। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है मई 1863 में जो है इसका किसका खोज किया था प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है ना। वो बताए थे, वो उसके बारे में बताए क्या थे, देखते जान लेते हैं। हस्ती कुल्हाड़ी उसके बारे में बताए थे वो आपके। 63 में मद्रास के निकट, देखिए 1863 में जो है मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान में पुरापाषाण काल का उपकरण प्राप्त किए थे। पुरापाषाण काल का उपकरण जो आपको हाँ हस्त कुल्हाड़ी मिला था, हैंड एक्स हस्त कुल्हाड़ी मिला था 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा, ठीक है ना सर। भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ठीक है ना। का जनक कहा जाता है इसको। ध्यान दीजिए। चलिए पुरापाषाण काल देखिए, इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था, मतलब इधर से उधर भटक के अपना वजन इकट्ठा करने वाला था, तो क्या बोलते हैं आखेटक। पुरापाषाण काल को उपकरण की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। देखिए पहला है निम्न पुरापाषाण काल। इस तरह का देखिए सब पाषाण काल का अलग अलग कैटेगरी में इसलिए बांटा है भाग में, क्योंकि सब काल में अलग अलग तरह का कुल्हाड़ी, अलग अलग तरह का औजार हथियार यूज किया गया। देखिए निम्न पुरापाषाण काल जो कि 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व था, 5 लाख से 50 ईसा पूर्व तक था। निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में मानव मूलतः क्वार्ट्जाइट पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल के उपकरण को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, ठीक है ना, हैंड एक्स संस्कृति। इसको पेबुल संस्कृति बोलते हैं, चॉपर चॉपिंग, हाँ पेबुल संस्कृति। हाँ
और हैंड एक्स संस्कृति क्या है? वही कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी वाला। कुल्हाड़ी वाला वही जो खोजा हस्त कुल्हाड़ी। फूट जो खोजा था। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोन या सोहन नदी घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी में पाए जाते हैं। देखिए पंजाब की सोहन या सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी में पाए जाते हैं। मिर्जापुर से याद आया होगा, मिर्जापुर सीजन देखे होंगे ना, वो तो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन हिस्ट्री भूल जाइएगा। क्या मिर्जापुर में क्या देखे? मिर्जापुर नहीं देखे, मिर्जापुर नहीं देखे, तो क्या देखे? आप तो क्या देखें? तो आप क्या देखें? तो क्या देखें? मिर्जापुर सीरीज। बहुत चीज देख ली, वेब सीरीज है मिर्जापुर। बहुत कुछ देखे, लेकिन मिर्जापुर नहीं देखे तो क्या मिर्जापुर फिर समझाइए, नहीं समझे। मिर्जापुर मिर्जापुर सीरीज सीरीज है, सीरीज वेब सीरीज है, मुन्ना भैया जिसमें त्रिपाठी। मतलब फिल्म सब है ये। वेब सीरीज सीरियल। हाँ तो सीरियल सब, फिल्म सीरियल सब। चलिए सॉरी फॉर डैट आप लोगों में मैं जाता हूँ फिर से। नहीं यार देखिए नहीं देखते। देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शिलाश्रयों चट्टान से बने आश्रय से औजार प्राप्त हुए हैं जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। 1 लाख, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास जो है ये भीमबेटकाओं की गुफा और शिलाश्रयों और चट्टान से बने आश्रय से औजार प्राप्त हुए हैं जो लगभग 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व के हैं। मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। पूछता है क्वेश्चन सर इसको का बीच में पूछिए सर इसको। हाँ बोलिए रणधीर जी। इसका फटक। रणधीर जी हाँ, बोलिए। नहीं कोई पूछिए सर, बोलिए। बीच में से पूछिए। मिर्जापुर जो मिला था आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल जो है मिर्जापुर, कौन नदी घाटी? कौन नदी घाटी? देखिए ना सर, मिर्जापुर जो है आपको कौन नदी घाटी से मिला है? बेलन नदी घाटी में पाए जाते हैं। सर बेलन नदी देखिए, घाटी। सर देखिए ऐसे पाकिस्तान में स्थित, देखिए पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोन नदी घाटी, ठीक है ना, पाकिस्तान की सोन नदी घाटी, हाँ ठीक है ना, तो और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश बेलन बेलन घाटी। नदी घाटी। अच्छा बोलिए, भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म प्राप्त कहाँ से हुआ है? भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनौरा से। हथनौरा होशंगाबाद। सर खोपड़ी। होश में आइए होशंगाबाद। सर देखिए अच्छा देखिए बताइए, अच्छा होश में आते हैं कहाँ? ये किससे संपर्क है? हथनौरा खोपड़ी से। खोपड़ी से हाँ, हथनौरा। होशंगाबाद, खोपड़ी से होशंगाबाद। होश में आइएगा, यूपी में। होश में जब आने के लिए क्या करते हैं? पानी छिटा मत किसे मारते हैं? हथनौरा है होशंगाबाद में, होशंगाबाद है यूपी में। याद कर लीजिए सर, फिर आप इस पूछेंगे। देखिए मध्य पुरापाषाण, आप बोलिए बहुत बोल रहे हैं। नहीं सर, इन्हीं को सर। आप बोलिए पहले, आप बोलिए निम्न पुरापाषाण का पहले काट बोलिए। इससे हाँ तो बोलिए 5 लाख से 50,000। मतलब 50,000, ठीक है तो बोल दिए। मध्य पुरापाषाण का बोलिए। ईसापुर। ये ना बोलिएगा। हाँ बोलिए थोड़ा मिक्स हो मध्य, गया। आप बोलिए मध्य पुरापाषाण का बोलिए। 50,000 40,000। 40,000। देखिए मध्य पुरापाषाण काल में अत्यधिक मात्रा में कोर फ्लैग तथा ब्लेड जैसे उपकरण प्राप्त हुए। अब बताइए हमको, अब आपसे पूछते हैं एक्स हैंड संस्कृति कौन से संबंधित है? बताइए। ये पूरा पाषाण काल से। पुरापाषाण काल से। और उसके बाद क्या कहते हैं? निम्न पुरापाषाण। और ये बताइए निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है ना। अच्छा हमको ये बताइए, उसके बाद हमको बोलिए क्या कहते हैं पेबुल संस्कृति से संबंधित है? पेबुल यही निम्न पुरापाषाण काल से। बहुत अच्छी बात है। चलिए मध्य पुरापाषाण काल देख लीजिए। मध्य पुरापाषाण काल इनको भी सर। 50,000 40,000 है, ठीक है ना। मध्य पुरापाषाण काल में अत्यधिक मात्रा में उनको जो कह रहे हैं, फिर आपको लपटेंगे। फिर जिस दिन आप जिस दिन बिजी रहिएगा फिर आपको लपटेंगे, फिर वो डिबेट। हमको बीच में अधिक करते रहते हैं परेशान। मध्य पुरापाषाण काल में आपको कौन परेशान करता है? हमको भाई बताइए। आपको कौन परेशान करता है? नहीं हम जोड़िए ना, बोल तो परेशान करेगा। परेशान करता कौन है? कौन है? मध्य पुरापाषाण काल। देखिए मध्य पुरापाषाण काल में अत्यधिक मात्रा में कोर फ्लैग तथा ब्लेड जैसे उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है ना। मध्य पुरापाषाण काल में अत्यधिक मात्रा में कोर फ्लैग तथा ब्लेड जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं
फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति से, ये वो क्वेश्चन बनेगा आपको कि फलक संस्कृति किससे संबंधित है? मध्य पुरापाषाण काल से है। और मध्य पुरापाषाण काल का जो काल है वो 50,000 से लेकर 40,000। फलक कौन हो जाता है? फलक, हल हल, फ्लेक फ्लेक हल और फ्लेक ब्लेड, धारदार। सर फलक कौन हो जाता है? जो है ना उसको जो है ना आपको जो है पत्थर को चीर के बनाता था, काट के पत्थर को। अभी भी तो पत्थर से ही काट के पहले औजार बनता था ना, वही तो हड्डी से, पत्थर से। पत्थर को तोड़ के पतला सा बनाता था पूरा। अभी भी पतला तो था। आपको बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर आदिवासी सब है, अभी भी तो वही हो जाता पत्थर था, से, पतला। अभी मान लीजिए ये भी जो है जलाने वाला ऐसे ऐसे करके जलाता है अभी भी। जलाने वाला क्या बात करता है, अभी जलाता है तो आप अभी भी? ऐसे तब हाँ, अभी बहुत जगह ऐसा बहुत जगह ऐसे ऐसे करके जलाता है, नहीं देखे? आप देखे क्या है? देखिए मिर्जापुर सीरियल में। सुनिए, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे मध्य पुरापाषाण यही बात काल। तो देखिए इन उपकरणों में क्वार्टजाइट, स्फटिक के स्थान पर जेस्पर, चर्च, फ्लिंट आदि का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है ना। यह उपकरण सिंहभूम झारखंड में, चकिया वाराणसी, बेलन घाटी जस्ट पढ़े हैं मिर्जापुर, भीमबेटका मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश आदि स्थलों पर पाए गए हैं। देखिए हम लोग मध्य पुरापाषाण काल के बारे में जो पढ़े थे उसके उपकरण में जो है आपको क्वार्टजाइट जो कि स्फटिक के स्थान पर जेस्पर, चर्च, फ्लिंट आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। और ये सब यहाँ से ये सब उपकरण कहाँ मिला है? आपको सिंहभूम में मिला है, जो कौन से राज्य में है? झारखंड में है। चकिया वाराणसी में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी मिर्जापुर हो गया, आपको भीमबेटका मध्य प्रदेश हो जाएगा, सोन घाटी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। आप देखिए मध्य उच्च पुरापाषाण काल को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति, और ये नव पुरापाषाण काल को पेबुल संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, सोहन घाटी संस्कृति। सोहन संस्कृति, इसको फलक संस्कृति, इसको सोहन संस्कृति। देखिए उच्च पुरापाषाण काल जो है आपको वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। उच्च पुरापाषाण का प्रमुख उपकरण क्या है? ब्लेड। हाँ, उच्च पुरापाषाण अवस्था के विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं दृष्टिगोचर हुई है। एक चकमक उद्योग की स्थापना, चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय। ठीक है ना। इस काल के उपकरण सिंहभूम झारखंड में, जोगदाहा, रामपुर, सोन घाटी, भीमबेटका, बघेलान, बाघौर मध्य प्रदेश, पटने, भदने, इनामगांव महाराष्ट्र, रेनीगुंटा, बेमुला, कुर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। होमोसेपियंस के साथ मतलब कहाँ है? होमोसेपियंस क्या बोले? साथ कहाँ से मिला? अच्छा, होमोसेपियंस का साथ बोलिए, खुल के बोलिए। बोलिएगा सर, रणधीर सर बोलिए आप। आदमी का जो साथ मिला ना तो कहाँ से मिला? होमोसेपियंस के साथ मिला, उच्च पुरापाषाण काल में। कहाँ से? किस उच्च पुरापाषाण काल मिला है? सही में मिला आदमी का तो पूरा साथ मिला। कहाँ? होमोसेपियंस का। ये तो राहुल तीन सर जगह पढ़े मिला, भी। सोहन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में, उसके बाद जो है नर्मदा नदी घाटी। तीन जगह से इधर रहा। सुने हैं क्या बोले? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, उसके बाद जो है नर्मदा नदी घाटी। तीन जगह से साथ मिला है। सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और बेलन नदी घाटी से मानव का साक्ष्य मिला है। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण अगर पूछा जाए तो ब्लेड है। हस्तकुलारी के लिए उसी को हस्तकुलारी भी, ब्लेड को ब्लेड चाहिए, हस्तकुलारी भी है। नहीं, ब्लेड सिर्फ उसमें कोई भी नहीं था कि मतलब कहाँ साक्ष्य मिला। तो ब्लेड यही होगा, कुलारी ब्लेड। उच्च पुरापाषाण काल में प्रमुख उपकरण में हो सकता है। आपके डिपेंड है। क्या ऑप्शन पे डिपेंड है? क्या ऑप्शन आपको देता क्या? दोनों खोलिए। ये ना ऑप्शन डिपेंड है कि आपको देता क्या है। चलिए आइए आप
मध्यपाषाण काल। चलिए मध्यपाषाण मध्यपाषाण काल देखिए, 8,000 पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता है, जो कि 8,000 से 4,000। 4,000 है। ठीक है। इस काल में मानव आखेटक और पशुपालक थे। मध्यपाषाण काल के उपकरण अत्यधिक छोटे छोटे थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक के नाम से जाना जाता है। माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक, माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा, माइक्रोलिथिक। मध्यपाषाण काल के उपकरण अत्यधिक छोटे छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक के नाम से भी जाना माइक्रोलिथिक। जाता है। देखिए नवपाषाण काल, इस काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। बोलिए मध्यपाषाण काल और थे। इतने जमा नहीं और इधर 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 चल, पढ़ रहल छै नहीं नवपाषाण पढ़ा नवपाषाण पढ़ा नहीं नहीं, मध्यपाषाण जैसे उतना पढ़लिए ना। हाँ हाँ, मध्यपाषाण काल के इधर उपकरण इधर छोटे पर छोटे है। थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक। देखिए पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्यपाषाणिक स्थल आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। बागो राजस्थान। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। मध्यपाषाणिक स्थल से ही सर्वप्रथम मानव अवशेष के साक्ष्य सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रथम बार जो है मानव अवशेष के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर के साथ सराय नाहर। सराय नाहर और महदहा। महदहा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अच्छा बताइए, ये तो हुआ मानव अवशेष के साथ। अब बताइए मानव खोपड़ी का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? बालतोरा हथनौरा, होशंगाबाद, होशंगाबाद, हथनौरा, हथनौरा, बालतोर नहीं छै बालतोरा, हथनौरा, होशंगाबाद। हथनौरा, होशंगाबाद। उत्तर हम प्रदेश। कहलिए रिपीट नहीं कर दिए यार बालतोरा हम कहलिए हां सही हाँ, कर चलिए चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप लोग कंफ्यूजन में कोई बात नहीं। देखिए मध्यपाषाणिक स्थल से हथनौरा, हथनौरा, होशंगाबाद, मानव खोपड़ी के साक्ष्य, मानव खोपड़ी के साक्ष्य हथनौरा, होशंगाबाद, मानव खोपड़ी के साक्ष्य। होश में आ जाओ, खोपड़ी ढीला कर देंगे, हाँ। खोपड़ी ढीला कर देंगे, होशंगाबाद। होश में आ जाओ, होश होशंगाबाद। आज एक चीज हस्तोंजा ने मारना है। मध्यपाषाण काल हम जैसे 9,000 से 4,000 साथ पूर्व लिखे हैं। मध्यपाषाण। 8,000 से ठीक है, लेकिन हम 9,000 4,000 कहीं पर कुछ देता है कहीं पर कुछ अच्छा छोड़ कोई बात। चलिए बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, नेवासा महाराष्ट्र, बेलन घाटी इसकी मानस याद कर लेंगे उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी तो आप लोग को याद हो चुका होगा और कृष्णा आपको याद होगा क्योंकि आप जानते हैं कृष्णा कर्नाटक का में। बेड़ी कहाँ पे? कर्नाटक में। कृष्णा घाटी कर्नाटक, सोन घाटी मध्य प्रदेश, बेतवा घाटी सोन घाटी मध्य प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के काल के प्रमुख क्या है? केंद्र है। अब हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का बागौर कहाँ से? बागौर राजस्थान। नवपाषाण काल जो है आपको 4,000 से 25 4,000 से कितना है? हमरा में लिखा है 3500 से 1,000 हमरा में 9 से आप 4 लिए वो तो 3500 तू कह सके छो रेंज में करना है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए इस काल के लोग कृषि और पशुपालन, देखिए नव का मतलब होता है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन देखिए लिथिक कुल्हाड़ी, वसूली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ा आदि इस काल से संबंधित प्रमुख उपकरण है। नवपाषाणिक काल में ही मानव कृषि कार्य करने लगा। पूछता है क्वेश्चन आपको, कृषि किससे कौन से काल संबंधित है? ये नवपाषाण नवपाषाण काल काल संबंधित है। पशुपालन किससे संबंधित है? नवपाषाण काल संबंधित है। नवपाषाण एक खुरपी, कुदाल, छेनी, हथौड़ी किससे संबंधित है? नवपाषाणी काल से संबंधित है। साथ ही मानव ने अस्थायी निवास भी रहना प्रारंभ कर दिया। नवपाषाण काल। समझे? अस्थायी रूप से जो है आखेटक वाला काम बंद कर दिया। अस्थायी रूप से सर मध्यपाषाण काल में भी अग्नि तो में पशु पूरा लोग पाषाण पालते का, थे। पूरा पाषाण का, वही फर्स्ट वाला पाषाण का, पूरा पाषाण का। सर, एक मिनट सर, ये मध्यपाषाण काल में भी तो पशु को पालते थे ना, हाँ नवपाषाण काल में भी। इसमें सर थोड़ा डिस्कस कीजिए। क्या? ये पशु को पालने वाला जो है ये तो मध्यपाषाण काल में भी हाँ होता था। उसमें भी था। पशुपालन इसमें दोनों तरह का इसमें था। एक मुख्य रूप से इसमें था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। वहीं चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा प्रयागराज से प्राप्त हुए। पूछता है क्वेश्चन, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कोल्डी हवा से, प्रयागराज से। ठीक है ना? बुर्ज होम
और गुप्त कराल जैसे न पाषाणिक स्थलों से गर्त आवास हड्डियों के औजार तथा मृत भांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मृत उसका भांड क्या क्वेश्चन, मृत भांड मतलब होता है बर्तन। बर्तन मृत भांड। मतलब मृत बर्तन भांड। अधिक हाँ, सर, मिट्टी का बर्तन। जैसे हम लिखे हुए हैं बुर्ज होम और गुप्त कराल जम्मू कश्मीर में मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई। हाँ मृद भांड के बोले बर्तन जो है मृत भांड। ठीक ठीक चिराग में कृषि कार्य चर्चा से कृषि के साथ पाषाणिक स्थल मेहरगढ़ से, हिंदी को ये कृषि का खत्म कर दिया चावल कोल्डेवा से, कोल्डेवा प्रयागराज, रहते बाद में उसने काटे कोल्डेवा प्रयागराज, सिंधु सिंधु सभ्यता का प्रयागराज, दूल्हे नहीं होगा, बिहार खत्म कर दिया। मंत्र हड्डियों के वगैरह पाए गए हैं। अरे बुर्ज होम है ना, देखते हैं मृत भांड क्ले पोत, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बना। और पहले बोल देता आपको, चिरांद बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं। चिरांद जो कि बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड इससे संबंधित प्रमुख स्थल हैं। पूछता है क्वेश्चन कि हड्डियों के औजार मृत भांडों के साथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो बुर्ज होम और बुर्ज होम और गुप्त कराल क्या है? गर्त आवास। हड्डी का उपकरण तो चिराग बिहार से भी मिला है। हाँ, हड्डी का उपकरण हड्डियों के उपकरण कहाँ से मिला? चिरांद बिहार से प्राप्त हुए। ठीक है ना? ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोग एंजॉय करते रहें डिबेट को और अधिक से अधिक संख्या में डिबेट में उपस्थित हों। हम यही आपसे आशा उम्मीद करते हैं। बोले रणधीर सर।